मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इटली एकीकरण का एक भाग देखा था, तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इटली एकीकरण को पूरा करेंगे। तो इटली एकीकरण में सबसे पहले मेजनी की बात हम लोग करते हैं। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। जिस मेजनी की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस एकीकरण की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेजनी की थी, वह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। लेकिन वह तत्कालिक परिस्थितियों की, जो वर्तमान परिस्थितियां, तत्कालिक परिस्थितियां थी, उसकी बेहतर समझ नहीं रखता था। इस तरह से कहा जाए तो मेजनी में आदर्शवादी गुण बहुत अधिक थे, परंतु उसमें व्यवहारिक गुणों की कमी थी। जो मेजनी था उसमें आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा था, परंतु व्यवहारिक गुणों की कमी उसमें थी। अपनी पराजय के बाद भी, चूंकि हम लोग पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा उस नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, और उस नागरिक आंदोलन को दबा देने के कारण मेजनी की पराजय हुई और वो पलायन कर गया था इटली से। तो अपनी पराजय के बावजूद भी मेजनी ने हार नहीं मानी, उसने अपना संघर्ष छोड़ा नहीं। वह इटली एकीकरण करना चाहता था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। और सन 1831 ईस्वी में मेजनी, सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। सबसे पहले उसने जब पुनः इटली एकीकरण के बारे में सोचा, तो पुनः इटली एकीकरण के लिए उसने सबसे पहले 1831 ईस्वी में एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करने का उसका उद्देश्य यह था कि एक नवीन इटली का निर्माण किया जाए, और इसके लिए पूरे इटली के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना। इसके बाद उसने 1834 ईस्वी में, सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। सबसे पहले उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, और उसके बाद उसने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। और इस संस्था के गठन के द्वारा उसने पूरे यूरोप के जनता को एकत्रित करना चाहता था, पूरे यूरोप के जनता को एकजुट करना चाहता था, और यूरोप के लोगों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा था। वह चाहता था कि पूरा यूरोप इसके बारे में सोचे। तो इस तरह से मेजनी जो है एक बार पुनः इटली निर्माण की दिशा में अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। उधर क्या हुआ कि 1848 की जिस फ्रांस क्रांति की चर्चा हम लोग पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव चूंकि पूरे यूरोप पर पड़ा था, तो उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा था। और उसी के प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिख था, वह ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया।
अब ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से इटली एकीकरण की दिशा तय हो रही है। इटली एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया ने ही, मेटरनिख ने ही नागरिक आंदोलन को दबाया था। लेकिन क्या होता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में आकर के ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ता है, ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ता है। और जब ही मेटरनिख ऑस्ट्रिया को छोड़ता है तो एक बार फिर से इटली की राजनीति में जोसेफ मेज़नी का आगमन हो जाता है और मेज़नी अब संपूर्ण इटली के एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाने की कोशिश करने लगता है। उधर मेटरनिख चला जाता है तो मेटरनिख के जाने से जो इटली को डर था, जिस कारण से वो पलायन कर गया था, वो तो शंका उसकी दूर हो गई, वो तो डर उसका दूर हो गया था। इसलिए वह एक बार फिर से इटली आता है और जब वो इटली इस बार आया तो इस बार वह इटली एकीकरण के दिशा में अपना मजबूती से कार्य शुरू करता है और वह इटली को एक गणराज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। संपूर्ण इटली को एक गणराज्य बनाना चाहता है। उधर ये तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेज़नी इटली एकीकरण के जो है प्रयास शुरू कर दिया। अब क्या होता है, उधर जो सार्डिनिया पिडमाउंट है तो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली का विलय चाहता है। तो उधर क्या होता है कि जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट था वो इटली के सभी प्रांतों का विलय अपने नेतृत्व में करना चाहता है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपने नेतृत्व में लोग इटली का एकीकरण इसलिए चाहते थे कि जिसके नेतृत्व में होगा अंततः राष्ट्रीय नेता तो वही बनेगा। तो चाहता था चार्ल्स एल्बर्ट कि मैं पूरे इटली का शासक हूं और मेज़नी इटली को गणराज्य स्थापित करना चाहता था, एक गणराज्यवादी देश बनाना चाहता था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि विचारों का टकराव फिर से शुरू हो जाता है। और उधर पोप की बात आप लोगों को याद होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पोप चाहता था कि इटली का धार्मिक दृष्टिकोण से उसके नेतृत्व में एकीकरण। तो एक बार फिर से विचारों के टकराव के कारण इटली एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जो इटली एकीकरण की दशा और दिशा तय हो रही थी, एक बार फिर से विचार टकराने, इस दिशा में मेज़नी जो राष्ट्रवादी नेता था वो अपना कार्य शुरू कर दिया था और वह उसको गणतंत्र स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने एकीकरण का काम शुरू कर दिया था और देख रहे हैं कि उसने कई कदम उठा भी लिया था। परंतु इधर जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट था वह चाहता था कि उसके नेतृत्व में इटली के सभी प्रांतों का विलय हो जाए और उसका शासक चार्ल्स एल्बर्ट को बनाया जाए। इधर राजधानी रोम में पोप का आधिपत्य था और पोप चाहते थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण उनके नेतृत्व में हो और पूरी इटली उनके अधीन है। ऐसे में एक बार फिर से ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में समय बीतने के साथ, कालांतर का मतलब होता है समय बीतने के साथ, कुछ वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया जो है फिर से इटली पर आक्रमण कर देता है। क्या होता है कि ऑस्ट्रिया द्वारा इटली पर आक्रमण कर दिया जाता है और इस आक्रमण में चार्ल्स एल्बर्ट जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था वह ऑस्ट्रिया के इस युद्ध में पराजित हो जाता है।
तो जो मार्ग अवरुद्ध हुआ था, ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से इटली एकीकरण की दिशा तय हुई है। तो ये जहां ये सारी चीजें आकर के मार्ग को बंद कर दिया था, इटली एकीकरण लगता था कि अब नहीं होगा, फिर से एक बार नई पहल शुरू होती है। और समय बीतने के साथ क्या होता है कि जब ऑस्ट्रिया आक्रमण करता है इटली पर, तो इटली पर आक्रमण के दौरान वह सार्डिनिया पिडमाउंट पर भी आक्रमण करता है और इस युद्ध में वह सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट को पराजित कर देता है और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में उठ रहे जनवादी आंदोलन को कुचल दिया जाता है। एक बार फिर से मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ जाता है, यानी जो इटली का एकीकरण हो रहा था वह पूर्णतः फिर से निष्क्रिय हो गया, क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट पराजित हो गया और इधर मेजनी को पलायन कर गया, इटली छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर से इटली में जो हो रही जनवादी आंदोलन थी, इस आंदोलन को ऑस्ट्रिया द्वारा दबा दिया गया। इसी बीच क्या होता है कि अब नई घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। अब एक बार फिर से नई घटनाएं घटने लगती है और इटली एकीकरण का दशा और दिशा फिर से तय होने लगता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इटली एकीकरण का अब द्वितीय चरण यहां से शुरू होता है। इटली के द्वितीय चरण को यह कहा जा सकता है कि अब क्या होता है, चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि 1848 के क्रांति के बाद जो एक बार प्रयास किया गया वो पूर्णतः विफल रहा, असफल रहा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सार्डिनिया पिडमाउंट जो है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुएल बनता है। अब देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया युद्ध में सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई थी, इस कारण से अब यहां एक नए शासक आता है सार्डिनिया पिडमाउंट का, और नया शासक बनाया जाता है विक्टर इमैनुएल को। जो विक्टर इमैनुएल एक गणतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था और वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। विक्टर इमैनुएल एक गणतांत्रिक विचारधारा का व्यक्ति था और वह भी जब सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बना तो वह भी इटली का एकीकरण करना चाहता था। वह भी चाहता था कि इटली का एकीकरण किया जाए और उसने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इटली एकीकरण में जो उसने योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए, उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उसने काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो इस प्रकार विक्टर इमैनुएल जो है अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूल को बनाया। तो विक्टर इमैनुएल ने क्या किया, काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। काउंट काबूल की बात करें तो वह इटली एकीकरण की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इटली एकीकरण में सबसे बड़ी उपलब्धि काउंट काबूल को माना जाएगा कि काउंट काबूल को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो यहां से ही कहा जाए कि इटली एकीकरण का मार्ग एकदम पूरी तरह से। काउंट काबूल एक कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था और वह इटली एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूल जो है, काउंट काबूल इटली एकीकरण की बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को
मानता था। काउंट काबूर का मानना था कि इटली एकीकरण में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो वो ऑस्ट्रिया है, और जैसा अभी तक की घटनाओं को देखने से हम लोगों को भी पता चल गया होगा कि इटली एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, क्योंकि 2 बार मेजनी ने प्रयास किया इटली एकीकरण का, और दोनों बार उसके प्रयासों को असफल ऑस्ट्रिया के द्वारा ही किया गया। तो इससे तो हम लोगों को भी पता चल गया कि सबसे बड़ा जो समस्या थी वो ऑस्ट्रिया ही थी, और काउंट काबूर इस चीज को समझ गया। वह ऑस्ट्रिया को इटली एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा मानता था, और इसीलिए उसने क्या किया कि फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली। जब देखा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया से बिना युद्ध किए हुए, ऑस्ट्रिया को बिना पराजित किए हुए इटली का एकीकरण संभव नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया कि फ्रांस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। उसका मानना था कि फ्रांस जब उसकी मदद करेगा तो फ्रांस की मदद से वो ऑस्ट्रिया को पराजित कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया कि 1853-54 की जो फ्रांस और रूस के बीच, यानी क्रीमिया का युद्ध कहा जाए, कि क्रीमिया के युद्ध में 1853-54 की क्रीमिया के युद्ध में अपनी सेना फ्रांस की ओर से युद्ध में उतार दिया। किस तरह से अपने कूटनीति का परिचय काउंट काबूर दे रहा है, ध्यान देंगे। अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के इन बातों को समझिएगा और सुनिएगा तो ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार लगेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए, ताकि एक एक बात को समझ जाइए। आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रश्न उत्तरों को याद करके लिखा नहीं जा सकता। अगर इन घटनाओं को हम लोग समझ ले कहानी की तरह, तो प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। तो क्या होता है कि देखा कि इटली एकीकरण में जब सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को बिना हराए, बिना पराजित किए इटली का एकीकरण संभव नहीं है, तो इटली को पराजित करने के लिए उसने क्या किया, फ्रांस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और फ्रांस की ओर जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो क्या किया, दोस्ती कैसे किया, जो 1853-54 की क्रीमिया की युद्ध हुआ उसमें काउंट काबूर ने अपनी सेना फ्रांस की ओर से शामिल कर दिया, युद्ध में शामिल कर दिया। क्योंकि इस कार्य के लिए फ्रांस की ओर से मदद का कोई भी गुहार नहीं लगाया गया था, यानी फ्रांस ने काउंट काबूर से कोई मदद नहीं मांगी थी, उसने मदद नहीं मांगी थी। बगैर मदद मांगे ही फ्रांस की ओर से अपनी सेना इसने उतार दिया। आप सोचिए कि अगर आप किसी संकट में हो और आपके बिना कहे कोई आपके संकट में भागीदार बन जाए, तो उस समय आपको लगेगा कि मेरा सबसे बड़ा मित्र, मेरा सबसे बड़ा सगा यही व्यक्ति। इसी चीज का फायदा उठाते हुए काउंट काबूर ने जब युद्ध में अपनी सेना उतार दिया तो इसका फायदा उसे मिल गया। और इसका फायदा उसे यह मिला कि काउंट काबूर को, यानी यह कहा जाए कि सार्डिनिया, पिडमाउंट या इटली को फ्रांस अपना सबसे बड़ा सगा, सबसे बड़ा मित्र मानने लगा। और इसका प्रत्यक्ष फायदा यह हुआ कि जो युद्ध के बाद शांति सम्मेलन हुआ, इस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर को भी आमंत्रित किया गया। फ्रांस की ओर से काउंट काबूर को भी इस शांति सम्मेलन में बुलाया गया।
और एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल गया काउंट काबूर को। और काउंट काबूर को जब यह अंतर्राष्ट्रीय मंच बन गया तो उसने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सबके सामने ला दिया। जब वो उस मंच से सबके सामने ये बातें कही तो अब सबकी हमदर्दी उसके साथ हो गई। इस प्रकार से जो इटली की समस्या थी वो पूरे यूरोप की समस्या बन गई। उधर उसने क्या किया, इटली में जो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हो रहा था, इटली एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया बार बार हस्तक्षेप कर रहा था, वहां पर उसने उसको गैर कानूनी घोषित किया कि यह जो है कि गलत तरीके से ऑस्ट्रिया हमारे देश के अंदर दखलंदाजी कर रहा है। तो इस तरह से इटली की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बन गई। तब अब क्या होता है कि तो इस तरह से अब क्या होता है, जो इटली की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बन गई। अपने कूटनीति का परिचय देते हुए काबूर ने अब अगला कदम क्या किया, उसने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि किया। नेपोलियन थर्ड जो फ्रांस का शासक था, तो फ्रांस से उसकी मित्रता हो गई थी, तो फ्रांस के शासक जो नेपोलियन थर्ड था उससे भी उसने एक संधि किया। और नेपोलियन थर्ड से उसने क्या संधि किया, उसने यह वादा मांग लिया कि जब ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच युद्ध होगा, जब ऑस्ट्रिया पिडमाउंट पर आक्रमण करेगा और दोनों के बीच युद्ध होगा, तो इस युद्ध में सैन्य सहायता प्रदान करे। और क्योंकि एक बार फ्रांस को वह बिना मांगे सैन्य सहायता दे चुका था, तो आप सोचिए कि क्या फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड इस बात के लिए इनकार कर सकते थे। यह एक सफल कूटनीतिक योजना थी काबूल की। वो जानता था कि मैं इनका मदद बिना मांगे कर चुका हूं, तो मैं यह मदद मांगूंगा तो ये इनकार नहीं कर सके। हुआ भी यही, जब उसने इस संधि में कहा कि आपको करना यह है कि जब ऑस्ट्रिया के साथ मेरा युद्ध हो तो आप सैन्य सहायता मेरा करें ताकि मैं ऑस्ट्रिया को हरा सकूं। तो इस संधि को नेपोलियन थर्ड ने स्वीकार कर लिया कि वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो पिडमाउंट का युद्ध होगा उसमें सैन्य समर्थन देंगे। इसके साथ ही चूंकि मदद मांगने के लिए कुछ लालच देना पड़ता है, तो काउंट काबूर ने फ्रांस को नीस एवं सेवाएं प्रदेश, दो अपने यहाँ के दो क्षेत्र, एक नीस और एक सेवाएं, इन दो प्रदेशों को फ्रांस को देने का वादा किया कि आप अगर सैन्य मदद हमारी करते हैं और मैं उस युद्ध में जीतता हूं तो मैं आपको अपना दो क्षेत्र नीस एवं सेवाएं प्रदेश दे दूंगा। क्योंकि मित्रता के नाते तो यूं ही फ्रांस को मदद करना था, लेकिन ये दो क्षेत्रों का जो लालच उसे मिला तो उसने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि अगर युद्ध के बाद विजित क्षेत्र, युद्ध के बाद विजित क्षेत्र अगर पिडमाउंट के साथ मिलना चाहेगी, सम्मिलित होना चाहेगी, तो फ्रांस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। फ्रांस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कि उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण आप कर सकते हैं। हाँ, जनमत संग्रह के आधार पर आप कीजिएगा, यानी कि एक शर्त यह था कि आप जबरदस्ती इसका एकीकरण नहीं, माने वो अगर मिलना चाहे तो जनमत संग्रह करा के आप उन क्षेत्रों को अपने माने उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण आप कर सकते हैं, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। यह काउंट काबूर की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि काउंट काबूर का मानना था कि फ्रांस की सहायता के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था, क्योंकि उस समय इटली भौगोलिक नाम मात्र थी, वास्तविकता कुछ था नहीं, और पिडमाउंट के पास वो ताकत नहीं थी, सैन्य सामर्थ्य नहीं था कि वो अकेले ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित कर सके।
इसलिए काबूल का यह विचार था कि बगैर फ्रांस की सहायता के इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता है। इसी बीच क्या हुआ, ये सारे सब जो है कि संधि के द्वारा ये सारी बातें स्वीकार कर ली गई, फ्रांस तैयार हो गया, यानी नेपोलियन थर्ड तैयार हो गए, सारी शर्तों को दोनों तरफ से स्वीकार कर लिया गया। इसी बीच क्या होता है कि 1860-61 ईस्वी में 1860-61 ईस्वी में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच सीमा संबंधी विवाद शुरू हो जाता है। क्या होता है, 1860-61 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं पिडमाउंट के बीच सीमा संबंधी विवादों को लेकर युद्ध शुरू हो जाता है। अरे ऐसा तो इटली स्वयं चाहता था, पिडमाउंट स्वयं चाहता था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना, लेकिन वह आक्रमणकारी घोषित होना नहीं चाहता था, इसलिए वो वेट कर रहा था। और परिणाम यह हुआ कि 1859-60 ईस्वी में 1860-61 नहीं 1859-60 की घटना है। 1859-60 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमाउंट यानी पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा संबंधी विवादों को लेकर के युद्ध आरंभ हो जाता है। और मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि नेपोलियन थर्ड यानी फ्रांस के साथ पहले ही संधि हो गई थी इटली का, पिडमाउंट का, कि काउंट काबूल ने यह शर्त स्वीकार करवा लिया था कि अगर ऑस्ट्रिया के साथ मेरा युद्ध होता है तो आप सैन्य समर्थन प्रदान कीजिएगा। तो संधि के अनुसार इस युद्ध में फ्रांस ने अपनी सेना पिडमाउंट की तरफ से उतार दी और फ्रांस की सेना और पिडमाउंट की सेना जब मिल गई तो इस दोहरी सेना के सामने ऑस्ट्रिया की सेना कमजोर पड़ गई और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पूरी तरह से पराजय हो गया। और ऑस्ट्रिया के पराजय से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का एक क्षेत्र लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ, लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का आधिपत्य हो गया। तो जब लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का आधिपत्य हो गया और इधर युद्ध और लंबा खिंचता चला जा रहा था, लड़ाई लंबी होती जा रही थी, साथ ही इटली में उत्तर एवं मध्य इटली की जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं वहां की जनता, वहां के नागरिक काउंट काबूल की ओर, काउंट काबूल के समर्थक बन गए। यानी एक तरह से कहा जाए इटली में जन आंदोलन खड़ा हो गया। वो इटली और मध्य इटली और उत्तरी इटली के एकीकरण के लिए एक जन आंदोलन होने लगा। ये सभी एकीकरण चाहते थे, वे सभी काउंट काबूल की ओर अपना समर्थक मानते थे। अब इस तरह के देखा, क्योंकि नेपोलियन थर्ड ने जो वादा किया था कि अगर आप उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण जनमत संग्रह के द्वारा करते हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, बस इसलिए क्योंकि वह जानता था कि शायद ऐसा नहीं होगा, जनता नहीं चाहेगी। लेकिन जब देखा कि जनता चाह रही है तो उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा भी, और हुआ तो वह इटली के राष्ट्रवाद से घबरा गया।
और इधर युद्ध भी लंबा खींचता जा रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि युद्ध से हटने का फैसला कर लिया। नेपोलियन थर्ड ने पिडमाउंट से कहा कि मैं अब आपकी सैन्य सहायता नहीं करूंगा, मैं अपनी सेनाएं वापस ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वह ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वेनेशिया पर विजय होते ही जब फ्रांस की सेनाएं वापस लौट गई, चूंकि फैसला कर लिया नेपोलियन थर्ड ने कि अब मैं मदद नहीं करूंगा, तो वेनेशिया पर जब आक्रमण हुआ, वेनेशिया पर जब जीत हो गई, वेनेशिया पर जब पिडमाउंट का अधिकार हो गया, तो वह अपनी सेनाएं वापस बुला लिया। उसकी सेनाएं वापस आ जाने के बाद, चूंकि ऑस्ट्रिया भी इस युद्ध में पराजित हो रहा था, इसलिए वह चाहता था कि शांति संधि हो जाए, झगड़ा समाप्त किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, और पिडमाउंट इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए मध्यस्थता को तैयार हो, मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया और माने युद्ध को बंद करने की राजी हो गया। तो इस प्रकार जो है यह युद्ध जो है खत्म हो जाता है। अब नेपोलियन थर्ड कहता है कि मैं आप दोनों के बीच मध्यस्थता करा दूंगा, यानी युद्ध में जो शांति सम्मेलन होगा, इस शांति सम्मेलन को स्वीकार करूंगा। और इस शांति सम्मेलन में उसने क्या कहता है कि जो दो क्षेत्र को जीता था पिडमाउंट, इस युद्ध में पिडमाउंट ने लोम्बार्डी एवं वेनेशिया इन दो क्षेत्रों को जीत लिया था, तो मध्यस्थता में लोम्बार्डी पर पिडमाउंट एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकारा गया। यानी यह फैसला किया गया, इस शांति संधि सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि जो लोम्बार्डी है वह लोम्बार्डी क्षेत्र पर पिडमाउंट का अधिकार रहेगा एवं वेनेशिया क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा। अब चूंकि काउंट काबूर का ध्यान इटली एवं मध्य इटली एवं उत्तर इटली के एकीकरण पर था, उसको तो युद्ध से ज्यादा लेना देना नहीं था, वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया इस ओर ध्यान न, इसलिए वो एकीकरण करना चाहता था। तो युद्ध हुआ, इसमें इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, तो अब ऑस्ट्रिया की तरफ से काउंट काबूर निश्चिंत हो गया, और निश्चिंत हो जाने के कारण वह मध्य इटली एवं उत्तर इटली के एकीकरण की ओर ध्यान दिया। जब वह उत्तर इटली एवं मध्य इटली को मिलाना चाहा, तो वह जानता था कि हो सकता है कि फ्रांस दखलंदाजी कर दे, इसलिए उसने ऐसा करने से पहले ही काबूर ने क्या किया कि फिर से नेपोलियन थर्ड से एक संधि किया, और इस संधि में उसने कहा कि मैं अपना एक क्षेत्र सेवाय प्रदेश आपको देने का वादा करता हूं, केवल आप एकीकरण में कुछ मत बोलिएगा और ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में आप निष्क्रिय रहिएगा। आप मुझे आपकी युद्ध में लड़ने की बात मैं नहीं मांग रहा हूं, बस आप ऐसा कीजिएगा कि इस बार जो युद्ध हो तो आप केवल निष्क्रिय रहिएगा, आप किसी ओर से मत बोलिएगा। और चूंकि सेवाय प्रदेश देने का लालच, चूंकि ध्यान देने वाली बात है, वो काउंट काबूर जो था बहुत चालाक और बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। वह जान गया था कि फ्रांस के जो नेपोलियन थर्ड है उनकी कमी क्या है। वो देखा कि उनके अंदर लालच है, और उस लालच का फायदा उठा करके एक बार फिर से दोबारा सेवाय प्रदेश देने का लालच दे करके ये सारी आश्वासन उसने ले लिया। क्योंकि नेपोलियन थर्ड जानता था
कि मध्य एवं उत्तर इटली का एकीकरण यह करना चाहता है, तो इस शर्त पर इस बात को स्वीकार किया कि आप जनमत संग्रह के द्वारा उत्तर एवं मध्य इटली को मिलाइएगा। और काउंट काबूर भी बड़ा कूटनीतिज्ञ और चतुर व्यक्ति था। वह देखा कि उत्तर एवं मध्य इटली की जनता मेरे तरफ से है, उसने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि वो तो जानता था कि जनमत संग्रह जनता खुद ही चाह रही है, ऐसा होगा ही। तो उसने इस बात को, इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि मध्य इटली और उत्तर इटली का एकीकरण मैं जनमत संग्रह के द्वारा करूंगा। तो इस प्रकार इटली एकीकरण का कार्य आगे बढ़ने लगा। अब क्या होता है कि 1860-61 में काबूर ने 1860-61 तक काउंट काबूर जो है सिर्फ रोम को छोड़ करके उत्तर तथा मध्य इटली के काबूर रोम को छोड़कर उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण कर लिया। उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण कर लिया तथा मैंने कहने का मतलब कि जितने भी उत्तर एवं मध्य इटली की रियासतें थी उन सभी रियासतों को आपस में मिला करके और एक राज्य बनाया, एक साम्राज्य बनाया। उसमें केवल रोम को भी छोड़ दिया था, क्योंकि रोम में पोप का आधिपत्य था, इसलिए रोम को छोड़ करके उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने 1860-61 ईस्वी तक कर लिया, जिसमें परमा, मोडेना, टस्कनी आदि सारे क्षेत्रों को मिलाया गया था। और जनमत संग्रह के द्वारा इसकी पुष्टि भी करा, क्योंकि शर्त रखा गया था नेपोलियन थर्ड के द्वारा कि अगर जनमत संग्रह के द्वारा आप एकीकरण कीजिएगा, अगर जनता चाहेगी तभी एकीकरण कीजिएगा, आप जबरदस्ती मत कीजिएगा। तो इस चीज की पुष्टि कराने के लिए इन सभी क्षेत्रों को मिला करके जनमत संग्रह भी उसने करा दिया। इस तरह हम देख रहे हैं कि इटली एकीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था। अब दूसरी तरफ बात है कि फ्रांस करता भी क्या। दूसरी ओर फ्रांस जो है और ऑस्ट्रिया जो है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से जूझ रहे थे। जिस समय ये सारी घटनाएं इटली में घट रही थी, उसी तरह इसी तरह की घटनाएं जर्मनी में भी घट रही थी, अर्थात जर्मनी एकीकरण भी हो रहा था। तो दोनों तरफ जब एकीकरण का कार्य शुरू हो गया और इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रभुत्व था फ्रांस और ऑस्ट्रिया का ही प्रभुत्व था, तो ये दोनों ओर विभाजित हो गए। ऐसे में उन समस्याओं से जूझने के कारण इधर छोड़ देना ही इन लोगों ने मुनाजिब समझा, इसलिए इस ओर लोग ध्यान कम दिए। परिणाम यह हुआ कि 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेसिया, ध्यान रखेंगे 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, आप देख रहे हैं कि अभी दक्षिण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया है। रोम को भी छोड़ दिया गया है, तो रोम एवं यहां आप देख रहे हैं कि वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार किया गया था, तो वेनेसिया, इन को छोड़कर शेष इटली का एकीकरण कर वहां का शासक विक्टर इमैनुएल को बनाया गया।
इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़ करके इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया और वहां का शासक विक्टर इमैनुएल को बनाया गया। तो अब शेष बचता है दक्षिण इटली और वेनेशिया। तो हम दक्षिण इटली की ओर चलते हैं और दक्षिण इटली में हम लोग क्या पाते हैं कि दक्षिण इटली में फिर से एक नया नाम जुड़ेगा, गैरीबाल्डी। अब एक नए नाम गैरीबाल्डी की ओर चलते हैं। तो गैरीबाल्डी एक नाविक था। गैरीबाल्डी की बात करते हैं, दक्षिण इटली एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण गैरीबाल्डी का योगदान रहा है। गैरीबाल्डी, तो गैरीबाल्डी जो था एक नाविक था और इसने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण करके और वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? नाविक था। यह पेशे से नाविक था और वह एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली का एकीकरण करना चाहता था और दक्षिण इटली के एकीकरण करके वहां गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। ऐसा वो प्रयास कर रहा था। वह मेजनी का समर्थक था। गैरीबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था और वह संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। मेजनी के विचारों से प्रभावित होकर के गणतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र के विचारों का समर्थक बन गया। पहले तो वो गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब उसकी मुलाकात मेजनी से हुई तो मेजनी के विचारों से प्रभावित हुआ और उसके विचारों से प्रभावित होकर के संवैधानिक राजतंत्र जो है उसका समर्थक बन गया। उसने सबसे पहले क्या किया, अपने सभी कर्मचारियों एवं सेवकों को मिलाकर के एक स्वयंसेवक सैनिक मैंने कहा जाए स्वयंसेवक संगठन बनाया और स्वयंसेवक संगठन यानी सशस्त्र सेना बनाई। अपने सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों आदि को मिला करके एक सैन्य संगठन बनाया। कहा जाए कि एक सशस्त्र सेना तैयार कर लिया, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि वह सशस्त्र क्रांति द्वारा एकीकरण करना चाहता था, इसलिए पहले एक मजबूत सेना का गठन उसने किया और उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? गैरीबाल्डी अपने सैनिकों को लेकर सिसिली एवं नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। उसने क्या किया? सशस्त्र आक्रमण किया और उन क्षेत्रों को जीत करके वहां गणतंत्र की स्थापना किया। सिसिली एवं नेपल्स पर जब आक्रमण किया तो उन क्षेत्रों को जीत करके और वहां उसने गणतंत्र की स्थापना किया और गणतंत्र की स्थापना करके वहां का शासक विक्टर इमैनुएल को ही उसने नियुक्त किया। उसने घोषणा किया कि यहाँ का शासक विक्टर इमैनुएल है और उसके प्रतिनिधि के रूप में उसने वहां का शासन संभाला। जीत करके डायरेक्ट वहां का शासक न बना, बल्कि वहां गणतंत्र की स्थापना किया और विक्टर इमैनुएल को वहां के शासक बनाया और उसके प्रतिनिधि के रूप में उसने वहां की सत्ता संभाली।
क्योंकि गैरीबाल्डी जो था, गैरीबाल्डी का काउंट काबूल के साथ विचार मिलते नहीं थे, इसीलिए काउंट काबूल ने गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियानों का समर्थन नहीं किया, बल्कि समर्थन किया। विचार भले टकराते थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण इटली में जो गैरीबाल्डी अपना अभियान चला रहा था एकीकरण के लिए, इसका समर्थन किया, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सेम था। काउंट काबूल भी इटली का एकीकरण चाहते थे और गैरीबाल्डी भी इटली का एकीकरण करना चाहता था। और चूंकि दोनों ही एकीकरण विक्टर इमैनुएल के छत्र छाया में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस दक्षिण अभियान के समर्थन किया। 1862 ईस्वी में क्या होता है कि गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। क्योंकि दक्षिण इटली का एकीकरण वह कर रहा था, तो दक्षिण इटली का एकीकरण तो लगभग वो कर चुका था। तो अब उसने देखा कि जो रोम बचा हुआ है, तो 1862 में जब गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो इस योजना का काउंट काबूल ने विरोध किया और रोम की तरफ से काबूल ने अपनी सेना उतार दी। गैरीबाल्डी की भेंट जब काउंट काबूल से हुआ, तो उसने अपने रोम अभियान की इस योजना का त्याग कर दिया और दक्षिण इटली में जितने भी क्षेत्रों को उसने जीता था, दक्षिण इटली का जितना भी क्षेत्र गैरीबाल्डी ने जीता था, उन सभी क्षेत्रों को जो है कि उसने काउंट काबूल को सौंप दिया। क्योंकि विक्टर इमैनुएल को वो अपना शासक मानता था, इसलिए उसने काउंट काबूल को सारी चीजें सौंप दी। यहां तक कि उसने सारी संपत्ति भी राष्ट्र के नाम कर दिया और सारी संपत्ति को राष्ट्र के नाम त्याग करके और वह एक किसान के भांति अपना जीवन यापन करने के लिए अग्रसर हो गया। क्योंकि जब उसकी भेंट हुई थी, तो काबूल ने यह प्रस्ताव रखा कि आप दक्षिण इटली का एकीकरण हमारे साथ मिलकर कर लीजिए और आप दक्षिण इटली का एक जो है कि विक्टर इमैनुएल की तरफ से आप यहाँ के शासक बन जाइए। लेकिन इस प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया। अपनी सारी संपत्ति और अपने द्वारा जीते गए सारे क्षेत्र वह राष्ट्र को समर्पित किया, काबूल को समर्पित किया और वह एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने के लिए अग्रसर। इस तरह के त्याग और बलिदान इटली एकीकरण में गैरीबाल्डी ने दिया। उसके इस त्याग एवं बलिदान की भावना का खूब प्रचार प्रसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी किया गया और गैरीबाल्डी के जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखा। तो लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। ठीक। और इसके बाद क्या होता है कि दुर्भाग्यवश 1862 ईस्वी में, दुर्भाग्यवश 1862 में दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूल की मृत्यु हो गई, तो रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। यानी काउंट काबूल का सपना इटली एकीकरण का पूरा नहीं हो सका। तो शेष जो बचा था, शेष रोम एवं वेनेशिया का एकीकरण स्वयं विक्टर इमैनुएल द्वारा
द्वारा किया गया। यानी जो क्षेत्र वेनेशिया और रोम बच गया था, इस शेष हिस्सा का एकीकरण विक्टर इमैनुएल द्वारा स्वयं किया गया। हुआ क्या कि 1870-71 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हो गया, जिस कारण से फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण देना, पोप के द्वारा, चूंकि पोप रोम पर तब तक बने थे जब तक कि फ्रांस द्वारा उनको समर्थन प्राप्त था, और फ्रांस और प्रसा के बीच जब 1870-71 ईस्वी में युद्ध हुई, तो इस युद्ध में फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने लगा, प्रसा के साथ युद्ध करने लगा, और उधर युद्ध में फंस जाने के कारण वह रोम की सुरक्षा का दायित्व नहीं उठा सका, अर्थात पोप को संरक्षण देने में असमर्थ हो गया। और इस परिस्थिति का लाभ उठा करके विक्टर इमैनुएल ने केवल वेटिकन सिटी को छोड़ करके पूरे रोम का एकीकरण कर लिया, और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के महल में बंद कर लिया। तो वेटिकन सिटी पर योजना नहीं बनाई, विक्टर इमैनुएल ने भी इस स्थिति को छोड़ दिया। से सभी रोम को मिला करके एकीकरण पूरा कर लिया, और इटली एकीकरण पूरा करके रोम को उसने अपनी राजधानी घोषित किया। वेटिकन सिटी की जो समस्याएं थी, यह मुसोलिनी के टाइम में आकर खत्म हुआ। यह मुसोलिनी के द्वारा समाप्त किया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1871 ईस्वी तक मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुएल जैसे शासक, इन राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुएल जैसे शासकों के योगदान से पूरे इटली का एकीकरण हुआ, और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में इटली विश्व पटल पर उभर कर सामने आया। तो इटली का एकीकरण पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, और जितना अधिक हो सके शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारी वीडियो मिल सके। आज इस समय कक्षा 9 और 10 के पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर तरह तरह से ऑनलाइन क्लासों द्वारा बहुत सारे भारी भरकम फीस बच्चों द्वारा लिया जा रहा है, जिससे गरीब बच्चों को द्वारा शिक्षा को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रयास है कि मैं मुफ्त में आप सबों तक इस तरह का शिक्षा पहुंचा सकूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग भी मेरा सहयोग करें, और जितना अधिक हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।